हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 भारती भवन का पहला चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है विज्ञान और मापन, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों पहला चैप्टर का नाम क्या है? विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विज्ञान होता क्या है। तो किसी भी प्रयोग और परीक्षणों को सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से करने पर जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उस ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। दोस्तों विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान वैसा विज्ञान जिसमें हम निर्जीव पदार्थ और उनसे संबंध घटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। पहला क्या है? भौतिकी और दूसरा है रसायन शास्त्र। दोस्तों निर्जीव पदार्थ भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक अवस्था में, दूसरा होता है रासायनिक अवस्था में। तो उसी अनुसार पदार्थों की अवस्था के आधार पे पदार्थ की अवस्था के आधार पे भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। पहला भौतिकी, दूसरा रसायन शास्त्र। तो वैसा भौतिक विज्ञान जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था का अध्ययन हो, भौतिकी कहलाता है। और रसायन शास्त्र क्या है? वैसा भौतिक विज्ञान जिसमें पदार्थ की रासायनिक अवस्था का अध्ययन हो, रसायन शास्त्र कहलाता है। अब विज्ञान का दूसरा भाग क्या है? जीव विज्ञान। जानते हैं जीव विज्ञान क्या होता है? वैसा विज्ञान जिसमें हम सजीव पदार्थ क्या क्या होता है? पेड़ पौधा, मानव, जीव जंतु इत्यादि। तो वैसा विज्ञान जिसमें हम सजीव पदार्थों का अध्ययन, सजीव पदार्थ और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राणी विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान किसे कहते हैं? तो वैसा जीव विज्ञान जिसमें प्राणी यानी कि जीव जंतु और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्राणी विज्ञान कहलाता है। अब देखिए वनस्पति विज्ञान किसको कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान वैसा जीव विज्ञान जिसमें हम वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब आगे क्या है? वैज्ञानिक विधि। दोस्तों वैज्ञानिक विधि क्या होता है? किसी भी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके को वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके को वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। इसके मुख्य 5 अंग हैं, यानी कि वैज्ञानिक के काम करने के तरीके 5 तरह से विभाजित किए गए। पहला क्या है? घटनाओं को सावधानीपूर्वक किया गया परीक्षण। जैसे दोस्तों कोई भी घटना होता है तो उसको सावधानीपूर्वक परीक्षण करना वैज्ञानिक का पहला नियम है। दूसरा क्या है? संभावित कारणों का अनुमान लगाना। किसी भी प्रयोग में क्या कारण होने वाला है उसका पहले हमें अनुमान लगाना चाहिए, यानी कि वैज्ञानिक को पहले अनुमान लगाना चाहिए। उसके बाद क्या है? तीसरा कि परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच। जैसे अगर कोई भी कारण का अनुमान लगा लिया गया है तो अब उसको परीक्षण और प्रयोग द्वारा उन कारणों की जांच करना। उसके बाद चौथा क्या है? जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। अब हम उसका जांच करेंगे तो जांच करने पर उसके निष्कर्ष तक पहुंचना, तब तक जांच करते रहना जब तक कि किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच जाए। उसके बाद 5वां क्या है? आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। आवश्यकता अनुसार विचार और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। जैसे कोई भी परिवर्तन, जैसे किसी भी चीज़ का हम निष्कर्ष निकालें, अब हमको उसमें परिवर्तन लाना है, जैसे आवश्यकता है उसमें परिवर्तन लाने का, तो हम सोच विचार के उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए क्या कहता है। विज्ञान क्या है? पॉइंट है ये कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। उसके बाद आगे क्या है? वैज्ञानिक क्या है? वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते, वे समस्त मानव जाति के होते हैं।
दोस्तों वैज्ञानिक का क्या है, वैज्ञानिक किसी भी एक राष्ट्र के नहीं होते या वो किसी एक काल के नहीं होते, वे समस्त मानव जाति के होते हैं। इसी पर महान वैज्ञानिक ने कहा है, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कथन है कि इस बात को हमेशा याद रखना कि जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालय में सीखते हो वह संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्वक किए गए प्रयास और अनवरत परिश्रम का ही फल है। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया ताकि तुम इसे स्वीकार करो, इसे मान दो और इसे अपनी अगली पीढ़ी के लिए सौंप जाओ। दोस्तों महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या कहना है कि जो भी चीज़ हमें स्कूलों में या कॉलेजों में पढ़ाया जाता है वह सिर्फ यूं ही नहीं पढ़ाया जाता है, वह कई देशों के कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्वक प्रयास और अनवरत परिश्रम का ही फल है जो कि हमें पढ़ाया जाता है यानी हमें वो विरासत में मिलता है, हमारे हाथों में विरासत में दिया जाता है ताकि हम इसे स्वीकार करें, इसे मान दें और हम भी इसे अपने पूर्वजों की तरह अगली पीढ़ी के लिए निष्ठापूर्वक सौंप जाएं। दोस्तों अब मापन के बारे में जानिए। मापन क्या होता है? किसी भी राशि के मापने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। विज्ञान मापन पर आधारित है। मापन होता क्या है? तो किसी भी राशि यानी क्वांटिटी की माप के लिए जिन मानक मापों की आवश्यकता होती है उसी मानक मापों को मात्रक, उस मानक का मात्रक कहा जाता है। समझिए एग्जाम्पल पे, जैसे 2 मीटर है तो इसे 2 गुना 1 मीटर लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 क्या है? एक संख्या, और मीटर ही तो मात्रक है। जैसे हमको किसी भी मेज को मापना है तो हम कह सकते हैं ना उससे 2 मीटर लंबा है ये, तो 2 मीटर जो हम कहें मीटर को ही मात्रक कहा जाता है। अब आगे देखिए क्या है भौतिक राशियाँ के बारे में। भौतिक राशियाँ क्या होता है? भौतिकी के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे ही तो हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, अगर हम किसी चीज़ को नापेंगे तो उसको कैसे बताएंगे? ये इतना मीटर लंबा है या इतना मीटर चौड़ा है, तो हम मीटर के पदों में उसको व्यक्त कर रहे हैं ना, तो यही तो, ये मीटर ही तो भौतिक राशि हुआ, लंबाई ही तो भौतिक राशि हुआ। भौतिक राशियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? आधारी राशि। आधारी राशि वैसी राशि है जिसे स्वतंत्र मानी जाती है। जैसे लंबाई किसी के सहायता से हमने बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हम नाप रहे हैं, वो इतना मीटर लंबा है तो सिर्फ और सिर्फ वो लंबा है, या सिर्फ और सिर्फ वो चौड़ा है। उसका द्रव्यमान मापना है तो सिर्फ और सिर्फ वो इतना वजन है, बस यही। और लेकिन इसके विपरीत व्युत्पन्न राशि क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। आधारी राशि मुख्यतः 7 वास्तव में आधारी राशि जो है वह 7 है, ठीक है। अब व्युत्पन्न राशि से आपको समझ में आएगा। व्युत्पन्न राशि को समझिए। व्युत्पन्न राशि जो होता है वह आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है। वैसी राशियाँ जिसे आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है व्युत्पन्न राशि कहलाता है। जैसे क्या है? क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई, ऐसे ही क्षेत्रफल निकालते हैं। उसी तरह आयतन में होता है क्या कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। वही हुआ, व्युत्पन्न राशि को आधारी राशि में व्यक्त करते हैं। आधारी राशि क्या है? आधारी राशि लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, और व्युत्पन्न राशि क्या है? क्षेत्रफल है, आयतन है, बल है, कार्य है, ऊर्जा है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति क्या है? सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं। सभी प्रकार की राशि जो है उसमें सभी तरह के अलग अलग मात्रक होते हैं, उसी के समूह को हम मात्रकों की पद्धति कहते हैं। अब मात्रकों को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? आधारी मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक क्या होता है? आधारी राशि जो अभी हम पढ़े यहाँ पे, उसी के मात्रक को हम आधारी मात्रक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कि वैसा मात्रक जिसे स्वतंत्र माना जाता है आधारी मात्रक कहलाता है। यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय ये सब तो आधारी राशि है और इसका मात्रक आधारी मात्रक हो गया। ठीक उसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक में भी है। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी कि वैसा मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर हो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। यानी कि क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि था और इसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। द्रव्यमान व्युत्पन्न राशि था, इसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। तो पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की पद्धति
आधारी मात्रकों की कई पद्धतियाँ प्रचलित हैं जो निम्नलिखित है। देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहला क्या है, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, जिसको संक्षेप में हम FPS पद्धति भी कहते हैं, यानी कि F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड पद्धति। इस पद्धति को FPS पद्धति क्यों कहते हैं? देखिए, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इस मात्रक को फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, तो फुट पाउंड सेकंड पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में CGS पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इस पद्धति को हम CGS पद्धति या तो मीटरी पद्धति भी कहते हैं। अब तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, यानी कि इसको संक्षेप में MKS पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इसको मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। अब मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी कि अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सवेरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाओं के बाद मात्रकों के एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव हुआ था। दोस्तों, मात्रक का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या कहता है कि अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर 11वीं तौल, 11वीं बार हुआ था वो, तो 11वां मतलब हो रहा था तौल एवं माप का महासम्मेलन, जिसमें 6 आधारी मात्रक को ही परिभाषित किया गया था। अब देखिए SI मात्रक किसको कहते हैं, तो मात्रकों की पद्धति और उनके फ्रांसीसी नामकरण, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट के कारण इसको संक्षेप में SI मात्रक के नाम से जाना जाता है। SI मात्रक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, इसका फ्रांसीसी नामकरण है, इसीलिए हम इसे SI मात्रक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा नाम है जिसका SI मात्रक है। पहला लंबाई, जिसका SI मात्रक नाम मीटर है और संकेत में है स्मॉल m। दूसरा है द्रव्यमान, जिसका SI मात्रक का नाम किलोग्राम है और इसका संकेत है स्मॉल में kg। समय, जिसका SI मात्रक नाम सेकंड और इसका संकेत है स्मॉल में छोटी s। और उसके बाद विद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर, जिसका संकेत है कैपिटल A। उसके बाद ताप या तापमान का SI मात्रक है, SI मात्रक का नाम है केल्विन और इसका संकेत है कैपिटल K। और ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है कैंडेला, जिसका संकेत है स्मॉल cd। और पदार्थ का परिमाण का SI मात्रक है मोल और इसका संकेत है स्मॉल में mol मोल। अब आगे देखिए संपूरक मात्रक। SI मात्रक तो हो गया, कुछ ज्यामितीय राशि भी था, इसको हम लोग संपूरक मात्रक कहते हैं। इस पद्धति में ज्यामिति के 2 राशि समतल कोण और घन कोण, जो भौतिक राशि नहीं है, के मात्रक को संपूरक मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया है। अब देखिए वह संपूरक राशि कौन कौन सा है, तो पहला है समतल कोण, जिसका SI मात्रक क्या है, मात्रक का नाम क्या है, रेडियन और इसका संकेत है स्मॉल में RAD। दूसरा क्या है, घन कोण। घन कोण का SI मात्रक नाम है स्टेरेडियन, जिसका संकेत है स्मॉल s और स्मॉल r। अब आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों, कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जिसको एक बार सुन लीजिए। ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि अगर हम हिंदी में भी किसी मात्रकों के संकेत को लिख रहे हैं तो वो अंग्रेजी में ही होगा, जैसा कि तालिका में दिखाया गया था। जैसे मान लीजिए किलोग्राम के लिए किग्रा या मीटर के लिए मी इत्यादि नहीं लिखना है, किलोग्राम के लिए स्मॉल में kg ही लिखना है और मीटर के लिए स्मॉल में m ही लिखना है। उसके बाद दूसरा क्या है, मात्रकों के अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए
1 एम्पियर की धारा अगर हमको लिखना है तो 1 एम्पियर की धारा इस तरह लिखना सही होगा, ना कि इस तरह। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। मात्रकों के बहुवचन का प्रयोग नहीं करें। जैसे हमको 2 ग्राम लिखना है तो 2 ग्राम ही लिखेंगे, ना कि 2 ग्रामों, क्योंकि 2 ग्राम का अर्थ हुआ 2 गुना 1 ग्राम। आगे क्या है चौथा, मात्रक ग्राम के लिए संकेत जी लिखना सही होगा, ना कि जीएम, क्योंकि ऐसा मात्रक में जीएम का अर्थ हो जाएगा ग्राम मीटर। अब आगे देखिए क्या है पांचवा, किलो। किलो को संकेताक्षर स्मॉल के में लिखना है, ना कि कैपिटल के में, क्योंकि स्मॉल के का अर्थ किलो होता है और कैपिटल के का अर्थ केल्विन होता है। इससे 3 किलोग्राम लिखना है तो 3 स्मॉल के जी लिखना होगा, ना कि 3 कैपिटल के स्मॉल जी, क्योंकि इसका अर्थ हो जाएगा 3 केल्विन ग्राम। आगे क्या है छठा नंबर, ताप या तापमान का मात्रक केल्विन के पहले डिग्री या संकेत का उपयोग नहीं करें। एग्जाम्पल के लिए हमको 273 केल्विन लिखना है तो इस तरह ना लिख के हम इस तरह लिखेंगे। अब आगे देखिए क्या है, मानकों का SI उपसर्ग। किसी बहुत बड़ी दूरी या बहुत छोटी चीज़ों की माप को आधारी या व्युत्पन्न मात्रकों के पदों में व्यक्त करना असुविधाजनक था, जिस कारण इसे व्यक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति से SI उपसर्ग को परिभाषित किया गया। दोस्तों जैसे मान लीजिए पटना से दिल्ली की दूरी को मापने के लिए हम मीटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी कागज़ की मोटाई को मापने के लिए हम मीटर का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो कागज़ के लिए बहुत बड़ा मात्रक हो जाता है और दूरी के लिए बहुत छोटा मात्रक हो जाता है, जिसके लिए SI उपसर्ग का उपयोग किया गया है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, अंश क्या है, जैसे 10 पे पावर -3 यानी कि 1/1000, ये हुआ 10 पे पावर -3 का मतलब। तो 10 पे पावर -3 को हम मिली पढ़ेंगे, जिसका संकेत होगा स्मॉल m। 10 पे पावर -6 को हम माइक्रो पढ़ेंगे, जिसका संकेत होगा म्यू। 10 पे पावर -9 को नैनो पढ़ेंगे, जिसका संकेत होगा स्मॉल n। 10 पे पावर -12 को हम पिको पढ़ेंगे, जिसका संकेत होगा p। 10 पे पावर -15 को फेमटो पढ़ेंगे, जिसका संकेत होगा स्मॉल f। 10 पे पावर -18 को एटो पढ़ेंगे, जिसका संकेत होगा स्मॉल a। अब यहाँ पे देखिए कि 10 पे पावर -3 को हम 10 पे पावर 3 को किलो पढ़ेंगे, जिसका संकेत होगा स्मॉल k। 10 पे पावर 6 को मेगा पढ़ेंगे, इसका संकेत होगा कैपिटल M। 10 पे पावर 9 को जीगा पढ़ेंगे, इसका संकेत होगा कैपिटल G। 10 पे पावर 12 को टेरा पढ़ेंगे, इसका संकेत होगा कैपिटल T। 10 पे पावर 15 को पेटा पढ़ेंगे, इसका संकेत होगा कैपिटल P। और 10 पे पावर 18 को एक्सा पढ़ेंगे, जिसका संकेत होगा कैपिटल E। अब आगे देखते हैं क्या है, विभिन्न पद्धति में मात्रक और उनके संबंध किसी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए उस व्युत्पन्न राशि के परिभाषित करने वाले समीकरण और उस समीकरण में शामिल आधारी राशियों के आधारी मात्रक से प्राप्त होगा। दोस्तों देखिए एग्जाम्पल से ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे हमको किसी पद्धति का मात्रक निकालना है, जैसे क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे बनता है, लंबाई गुना चौड़ाई से। तो हम क्षेत्रफल का मात्रक निकालने के लिए लंबाई का मात्रक और चौड़ाई का मात्रक को आपस में गुना कर देंगे। तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अतः क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इसी चीज़ को ऊपर में यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, दूसरा एक और समझ लीजिए, घनत्व। घनत्व का अगर हमको मात्रक SI मात्रक निकालना है तो घनत्व कैसे बनता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व का मात्रक के लिए द्रव्यमान का मात्रक और आयतन का मात्रक जानना जरूरी है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, तो किलोग्राम, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, अतः घनत्व का मात्रक केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ महान वैज्ञानिकों के आदर देने के लिए और लोगों की सुविधा के लिए कुछ व्युत्पन्न मात्रक
को विशेष नाम दिया गया है। जैसे बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल। चलिए अब आगे पढ़ते हैं ताप एवं ऊष्मा के बारे में। ताप एवं ऊष्मा का मात्रक मापकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ताप या तापमान के माप के लिए केल्विन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ताप और ऊष्मा के मात्रकों के लिए हम केल्विन मात्रक का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 273 केल्विन है, और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 373.15 केल्विन, यानी लगभग 373 केल्विन के बराबर है। आगे के देखिए केल्विन के बारे में क्या है। केल्विन मापक्रम एक विभाग यानी 1 केल्विन का मान सेल्सियस मापक्रम के एक विभाग के 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अब दूसरा क्या है? ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। क्यों है? क्योंकि ऊर्जा भी तो एक प्रकार का ऊष्मा ही है, और ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है, इसलिए ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। दोस्तों, ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। हम क्यों है इसका SI मात्रक जूल? क्योंकि ऊष्मा का भी SI मात्रक जूल है और ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, यही इस लाइन में कहा गया है। आगे देखिए क्या है। ऊष्मा का CGS पद्धति में मात्रक कैलोरी है, जिसका संकेत स्मॉल में CAL है। कभी कभी बड़े मात्रक के लिए किलो कैलोरी का भी उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे है 1 किलो कैलोरी यानी 1 स्मॉल KCl बराबर 1000 CAL। 1 CAL बराबर 4.186 जूल, यानी कि 4.2 जूल लगभग, तथा 1 KCl बराबर 4186 जूल, यानी कि 4200 जूल लगभग है। दोस्तों, आज का पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम इसका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।